हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। बानी पीटीआई से नवंबर में पाकिस्तानी निजाद अमरीकी शख्सियत की मुलाकात का इंकशाफ, ताकतवर हलकों और बानी पीटीआई के दरमियान डेड लॉक खत्म करवाने की कोशिशें। अहम डेवलपमेंट सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा के 3 सेनेटर्स ने जेल में मुलाकात के दौरान लाखों आवाम सड़कों पर लाने और इस्लामाबाद पर धावा बोलने की गारंटी देकर तमाम मामला बिगाड़ दिए। बानी पीटीआई ने लॉन्ग मार्च की कामयाबी से पुरउम्मीद होकर कैसे पाकिस्तानी निजाद अमरीकन से मुज़ाकरात खत्म किए, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात शुरू। अहम काम के लिए ओमान को क्यों चुना गया, माजी में सल्तनत ओमान का कौन से अहम मुज़ाकरात करवाने में कलीदी किरदार रहा, एक्सक्लूसिव तफसीलात जानेंगे मस्कत से अमीर हमजा की ज़बानी। और पीटीआई की ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र ना भेजने की कॉल फ्लॉप हो गई। मुल्क की तारीख में पहली बार $4 अरब की तरसीलात भेजकर रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका और बरतानिया से रिकॉर्ड तरसीलात पाकिस्तान आई। इस हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बानी पीटीआई से नवंबर में कुछ पाकिस्तानी निजाद अमरीकी शख्सियात की मुलाकात हुई थी क्लासर साहब, और अब भी हम देख रहे हैं कि अमरीकी डेलीगेशन जो है वो यहाँ पे उन्होंने मुलाकातें की। उस हवाले से खबरें जो हैं वो सब जानते हैं कि सामने आई। ऐसी मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन वो पहले भी फ्लॉप हो गई थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो पिछले कुछ अरसे से सामने आ रही हैं कि एक यूएसए की इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र आ रही थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं बात कर रहा, चाहे जो बाइडन थी या ट्रंप साहब हैं, तो प्राइवेटली तौर पर उनके सेनेटर्स थे या उनके कुछ ट्रंप साहब के कोई करीबी लोग थे या इससे पहले कांग्रेसमैन थे, वो ठीक रेजोल्यूशन भी आ गई, बड़ी उनकी इफेक्टिव उनकी लॉबिंग भी थी, लेकिन उसके नतीजे में देखा कि कहीं से कोई बात बन नहीं रही थी। सो अल्टीमेटली जो कुछ लोग उनसे मिले हैं खान साहब से ज़ाती तौर पर कि हम अपना कोई इन्फ्लुएंस यूज़ करने की कोशिश करते हैं विद इन ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और उनकी मुलाकातें भी हुई हैं DGISI से भी बताया जा रहा है। बाद में पता चला है कुछ आर्मी चीफ से भी कोई लोग जो हैं मिले हैं, तो वहाँ से कुछ बर्फ़ पिघलने की बात हुई, तो विच वॉज़ वेरी अनयूजुअल, एक ब्रेक थ्रू मैं कहूँगा मैं, क्योंकि अदरवाइज़ तो ये कहा जाता था कि जनाब मुनीर साहब जो हैं खान साहब का जब उनका कोई जिक्र किया जाता था या किसी दोस्त के ज़रिए अप्रोच किया जाता था, तो वो दोस्त ही कह देता था कि भाई साहब मैं बात करूँ ना करूँ, मुश्तरका जैसे होते हैं दोस्त बाज़ दफ़ा, तो अगले आपके खान का नाम और उसकी तस्वीर टीवी पे नहीं चलने देते, तो आप कहते हैं जो उनको रिलीफ लेकर दें, उनको वापस लेकर दें, उनको इक़्तिदार लेकर दें, उनको रिहा करवा के दें, तो बातें नहीं हो सकती। सो पहले एक डेड एंड था, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें होना शुरू हो गई थी। आपको अगर याद हो, मेनी टाइम्स आई हैव सेड इट कि अब मैं मतलब ये नहीं कह रहा, वो इंग्लिश का एक बड़ा खूबसूरत एक ना कोट है, वो कहते हैं इट्स वेरी इजी टू बी वाइजर आफ्टर द इवेंट। जब कुछ चीज़ हो जाए तो सारे सियाने हो जाते हैं। मैं नहीं कहता था, मैं ऐसे कहता था, बट आई कैन अगेन प्रूव विद माई क्लिप्स अपनी हम दिखा सकते हैं कि मैंने ये उस वक्त भी कहा था कि खान साहब के पास जो बेस्ट चांस था ना कोई डील लेने का, वो नवंबर के 3-4 दिन थे। दोज मतलब फेटल डेज, 4 डेज, अगर कोई कहानी लिखनी हो, कोई मुझे प्ले लिखना हो, कोई फिल्म का स्क्रिप्ट लिखना हो, एक ब्लॉकबस्टर, एक थ्रिलर मुझे लिखना हो, तो मैं तो यही उसका फिल्म का नाम उसका रखूँगा, दोज 4 वाइटल डेज। 22 से 26 तक का टाइम था आपके पास कि आपने बड़ा प्रेशर बिल्ड कर लिया था। इस्लामाबाद लोग आ रहे थे, मारने मरने पे आ रहे थे, सरों पे उन्होंने कफन बांधे हुए थे, उन्होंने गंडापुर साहब ने तो अपने घर वालों को उन्होंने वसीयत कर दी थी कि हमारे जनाजे पढ़ लेना, मारेंगे मर जाएंगे। बुशरा साहब भी अपना सब कुछ दाव पर लगा के आ रहे थे कि हम वापस नहीं आएंगे। सो बड़ा माहौल बना लिया था आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सब कुछ, और एस्टेब्लिशमेंट फॉर ऑब्वियस रीजन वरीड भी थी क्योंकि वहाँ ट्रंप साहब जीत चुके थे, उनके 4 नवंबर वाला हो चुका था, और ये समझा जा रहा था कि ट्रंप साहब आएंगे और यहाँ पे अन्नी बोल देंगे और तबाही बर्बादी कर देंगे, उससे पहले आप छोड़ दें। सो पूरा दबाव था। सो वो एक आपका मोमेंटम था, दैट वाज द टाइम कि आप इस डील को वो अब ले लेते। जो बाद में इमरान खान साहब ने भी आर्टिकल जो लिखा उनका जो रिसेंट आया था इंटरनेशनल ये मैगजीन में, और फिर अलीमा खान साहब ने भी कहा, बाकियों ने भी कहा कि खान साहब को ऑफर हुई थी अब बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, रिलीफ की पहली शक्कर, और फिर बाद में हम केसेस देखते रहेंगे। और खान साहब ने कहा डट के खड़ा कप्तान, हम तो ना झुके ना बिके, हम तो नहीं करेंगे, मतलब हम 100% लेंगे। उनके जहन में ये बात थी। अब जब वो प्रेशर हटा
तो पता ये चला कि पहले एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे थी और वो उनको आजम सवाती साहब, बैरिस्टर साहब, गौर साहब को जाके सुबह 7 बजे खान साहब से मिलवा रहे थे। अब वो जो ही प्रेशर रिलीज हुआ, क्योंकि पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट हो, खान साहब से बेहतर तो कोई नहीं समझता था, वो क्रिकेटर हैं इतने बड़े, कि ये टाइमिंग होती है। अच्छा प्लेयर भी वही होता है जिसकी टाइमिंग अच्छी होती है। आपके पास वो टाइम थे, वो 4 दिन थे, आपका ख्याल था कि इन 4 दिनों में ये मेरी सारी शराइत मानी जाएंगी। लिहाजा अब जो खबर स्टोरी आ रही है कि उस वक्त भी कुछ अमेरिकन दरमियान में पढ़ रहे थे और बातचीत हो रही थी, तो वो खान साहब ने उनको नहीं छोड़ेंगे। जो 2-4 लोगों ने कहा जी हम लाखों का मजमा ले आएंगे और हम आके उलट पलट कर देंगे और पूरा इस्लामाबाद हाईजैक कर लेंगे, हमारे बंदे होंगे, कब्जा होगा, फिर हमारे साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, मुज़ाकरात के नतीजे में फिर खान साहब की रिहाई होगी। सिर्फ रिहाई नहीं होगी, हम जाके जनाब इक़्तिदार पे कब्जा करके पार्लियामेंट में हमारे बंदे बैठे हुए हैं, बैठने चाहिए थे, हम पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे। सो अल्टीमेटली ये पावर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। हसीना वाजिद मॉडल उनके जहन में था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जब आपने वो चीज़ की लूज़ की, जो आपके लिए मौका था कि उस वक्त आपको कुछ ही ना किसी, क्योंकि डील का यही तरीका हो, या तो आप मुज़ाकरात ही ना कर रहे होते, बात ही ना करें, फिर आप इनकलाब के ज़रिए आएंगे, फिर आप मतलब मौज़तान के ज़रिए आएंगे, लेनिन वाला मतलब बोल्शेविक इनकलाब लेकर आएंगे या फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, तो फिर तो ठीक है। अगर आप मतलब क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हेडेड, माओ की तरह भी आप क्लियर हेडेड हैं, आप लेनिन की तरह भी हैं, या रोसो एंड कंपनी जो उसमें जो भी थे सारे थे, कन्फेशन जो लिखी उन्होंने सब कुछ आया, और जिसको फ्रीडम लिबर्टी और सारे नारे लगाए उन्होंने कि हम फ्रांस को, और उन्होंने बदले। फिर आप इसमें ना जाते, फिर पॉलिटिकल प्रोसेस को आप ना फॉलो करते। जब कर रहे थे तो यहाँ के इसकी अपने एसओपीज हैं, इसकी अपना एक इसकी डायनामिक्स कह लें, इसकी मुज़ाकरात की, वो बस आपने मिस की। आप पता ये चला कि आपके एस्टेब्लिशमेंट आके खान साहब पीछे हैं, वो यार साथ गल कर लो, मुज़ाकरात कर लें, फिर हुकूमत ने इनको दौड़ाना शुरू कर दिया, कमेटी बनाई थी। अच्छा फिर कमेटी में भी इन्होंने मेरा ख्याल है थोड़ी सी जल्दी की। जो सबसे बड़ी चीज़ है जो खान साहब अपने मुखालफिन से नहीं सीख सके, और वो कहते हैं मैं सीखना भी नहीं चाहता बिकॉज मैं खान हूँ और मैंने मतलब अपने तरीके से मैंने सारे के सारे काम किए। एक मुझे ना एक गाँव का लतीफ़ा याद आ जाता है कि खान साहब का वही स्टाइल है कि इसी तरीके से मैंने पावर ली थी और इसी तरीके से मैंने पावर में वापस आना है। वो और मॉडल फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो लड़ाई झगड़े वाला है। मसलन एक गाँव में एक मतलब हमारा वहाँ पे एक उसका लतीफ़ा उस पर आता है और अभी फिट आता है खान साहब की पॉलिटिक्स पे। एक बच्चा उसमें गिर गया, कुएं में गिर गया। अब पूरे गाँव ने निकालने की कोशिश की, बच्चा कैसे निकले। एक कुछ सियाना था, कोई उस सियानों को बुलाया कि तू बता। उसने का मसले नहीं है, एक नौजवान जो है नीचे आप उसको भेजें और वो अपने साथ रस्सा लेके जाए और बच्चे की उसमें कमर में बांधे, ऊपर खींच लें आप। वो उन्होंने ऐसे किया, 2 मिनट में बच्चा वो बहर और साथ में जो नीचे उतारा था उसको रस्सा फेंका, वो भी आ गया। वाह जी बल्ले बल्ले हो गए सियाने की। वो 4 दिन बाद वो बच्चा उस पर दरख्त पे चढ़ गया। वो चढ़ तो गया, उतर ना सके। फिर किसी ने कहा सियाने को बुलाओ, सियाना आ गया कि मेरे जैसा। उसने कहा, फिर उसने कहा जी रस्सा दें इसको। उन्होंने रस्सा दिया, उसने कहा चढ़ जा दरख्त पे, चढ़ गया। उसने कहा अब क्या करना, उसने कहा बच्चे की उसमें कमर में बांधो। उन्होंने कमर में बांधा, कहते रस्सा नीचे फेंका, लोगों का खींचो। उन्होंने जी खींचा और नीचे बच्चा बेचारा गिरा, मर गया। तेरा कख ना रहे सियाने, तूने बच्चा मार दिया। उसने कहा इसकी मौत आई हुई थी, इसकी मौत हुई। 4 दिन पहले मैंने इसी तरीके से इसी रस्से के साथ इसको कुएं से मैंने इसको जिंदा सलामत निकाल लिया था। खान साहब के हाथ में रस्सा है, रस्सी उन्होंने पकड़ी है। हर मसले का हल वो रस्सी से निकालते हैं, लेकिन हर मसले का हल जो रस्सी में नहीं है। कि आपने 22 साल की मुज़ाहमत के बाद आपने प्राइम मिनिस्टर बन लिया था, वो ठीक था। अब जो भी आपके एफर्ट थे, बट फौज साथ थी, आर्मी के अपने जर्नलों के मसले मसाइल थे, उन्होंने एक्सटेंशन लेनी थी, किसी ने जनरल प्यूटन बनना था, किसी ने कुछ बनने थे, जनरल फैज़ एंड कंपनी ने उनके अपने ख्वाहिशात थे सारी, जनरल बाजवा साहब की हो या फैज़ साहब की हो। अब प्रोसेस मुख्तलिफ है थोड़ा सा। अब आपको रस्सा वो नहीं चाहिए जो कुएं में इस्तेमाल हो, अब आपको कुछ और उतारने के लिए कुछ और चाहिए, डिफरेंट स्ट्रैटेजी। डिफरेंट। खान साहब कहते हैं नहीं रस्सा तो एक ही है भाई, उसी रस्से के साथ ही हमने कुएं से बंदा निकाला था, उसी से हम दरख्त से नीचे उतारेंगे, उसके नीचे आपको डिजास्टर आपके सामने आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग तो वो कैरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने उस वक्त खान साहब को ये उम्मीद दिलाई कि लाखों बंदा जो है वो इस्लामाबाद में निकल आएगा और फिर उसके बाद जो है वो हम अपनी टर्म्स पे जो मुज़ाकरात है वो कर सकेंगे। क्योंकि उस वक्त भी कुछ तो दिया ही जा रहा था खान साहब को कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाए या जो भी बातें आ रही थी। लेकिन जब उनको ये उम्मीद दिलाई कि लाखों बंदा जो है वो निकल आएगा, उन्होंने आंखें बंद करके जो है वो मुज़ाकरात वहीं पे ख़त्म करके उस उम्मीद पे जो है वो चल पड़े और कि हम अपनी टर्म्स पे जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। इंसानी ना एक मिजाज होता है, कामयाब लोगों को मशवरे नहीं दिए जाते। ये मेरी राय है, हमेशा मैंने कभी दिए भी नहीं और कभी दूंगा भी नहीं। और ना इस तरह के बड़े लोगों को, खान साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, जो मुल्क को चलाते हैं, वज़ीर आज़म, उनको कोई हमारे जैसे बेवकूफ़ शुरू हो जाए, हम सियाने हैं और आप नहीं हैं। हमेशा जो समझदार लोग होते हैं ना वही मशवरा देते हैं जो अगला सुनना चाहता होता है, ये ज़हन में रखिएगा। और वही सबसे पॉपुलर भी होते हैं और उन लोगों के करीब भी होते हैं। सो खान साहब के मुंह पे कौन कहे आप गलत कह रहे हैं,
आप गलत सोच रहे हैं, नहीं आएंगे लोग, 10,000 बंदा भी नहीं आएगा, 5,000 भी नहीं आएंगे, ये तो खान की इंसल्ट कर रहे हैं आप। और खान साहब जो हैं, जितने सियाने लोग थे, सियासी लोग जो थोड़ी सी सियासी बात करते थे, खान साहब ने एक एक करके सबको फारिग कर दिया। जो थोड़ी सी भी समझ की अक्ल की बात करते, मैं बाज़ वक्त कहता था, दोस्त नाराज हो जाते थे, मैं कहता था बाज़ पार्टीज में बाज़ लोगों में मतलब है उसका अक्ल का इस्तेमाल ममनू होता है। एक ड्रामा नहीं चला था यहाँ पे हमारे चैनल्स में, इश्क ममनू के बास पार्टीज में अक्ल का इस्तेमाल ममनू होता है। भाई आपको अगर कोई लाखों की दे रहा है, कोई कहानी डाल रहा है, तो भाई साहब आप तो लाखों तक खुद नहीं निकाल सके, आपका करिश्मा था, आपको सारी चीजें थी। और ये सलमान अकरम राजा साहब कह चुके हैं कि 8-10 हज़ार से ज्यादा बंदा नहीं आता, वो भी अली अमीन गंडापुर साहब को अपने सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी जो है डी चौक में लगानी पड़ती है। बहुत से लोगों का बकौल हो सकते, गलत भी हो, पैसा लगाना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, खर्चे होते हैं, तो 8-10 हज़ार बंदा नहीं आता। आपको किसने कहा था लाखों लोग आ जाएंगे? सो खान साहब के जहन में जो बैठा हुआ था, रस्सा बैठा हुआ है कि एक ही रस्से से मैं सबको मैं रोप इन कर सकता हूं, टांग सकता हूं, वो रस्सा नहीं निकल रहा उनके जहन से, लिहाजा उसका नतीजा ये निकल रहा है। तो उनको जिन लोगों ने कहानी डाली है ना कि 10 लाख बंदा आ जाएगा, उनका कसूर नहीं है। जिस बंदे ने खान साहब को अक्ल की बात करने की कोशिश की, उसके से 2-3 इंजाम हुए हैं। या वो गद्दार करार दिया गया है कि गद्दार है, ये टाउट है, पार्टी के साथ इसने 2 नंबरी की हुई है, ये फौजियों से मिला हुआ है, ये एजेंसियों के साथ मिला हुआ है, ये हमें नुकसान देगा। और दुनिया जहां की गाली ट्रेंड उन्होंने सोशल मीडिया की उनकी टीमों ने चलाया है। तो कौन रिस्क ले अपने आप को गद्दार कहलवाए, टाउट कहलवाए? क्यों? खान साहब को वही सौदा बेचें जो बेचना चाहता है। डिमांड है, सप्लाई का प्रॉब्लम है। मतलब ये तो इकनॉमिक्स का छोटा सा असूल है, 5वीं जमात के बच्चे को पता है कि डिमांड है खान साहब के पास कि जो बंदा जेल में बैठा है बेचारा, वो तो ये कहेगा लाखों लोग जो हैं वो आ जाएंगे मेरे छुड़वाने के लिए, क्योंकि मैं तो मुल्क और कौम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो लोग नहीं है, मतलब फॉर वट एवर रीजन। मैंने 2-4 लोगों को कहा, मैं कि खान साहब को ये बातें आम आदमी को समझ आती हैं, तो आपको क्यों नहीं आती? खान साहब को उन्होंने कि आप करके देख लें। मतलब हम क्यों बुरे बने? मतलब खान साहब की आंख में बुरे क्यों बने? एक दौर था, एक बड़े एक यहाँ मशहूर एक ना 90s की दहाई में एक बड़ा मशहूर कोट था यहाँ के मीडिया में। मुझे अब उनको किसी जर्नलिस्ट साहब ने वो अपनी किसी डायरी में लिखा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता किसने लिखा, बट दैट्स अ मशहूर कोट। कोई ना कोई यार दोस्त, ये पुराने ओल्ड टाइमर जो बैठे होंगे ना कोई हमें बता देगा किसने कहा था। बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा, बेनजीर भुट्टो साहब हैं तो वो किसी की सुनती नहीं है, नवाज शरीफ को समझ में कुछ नहीं आता। ये 90s की पॉलिटिक्स में ये हो रही थी क्योंकि उस दोनों की लड़ाई चल रही थी ना। बेनजीर सुनती किसी की नहीं है और नवाज शरीफ को समझ में कुछ नहीं आता। अब बताएं क्या करेंगे फिर? मुल्क का जो हशर वो आपके सामने है। खान साहब दोनों का मिक्सर हैं, वो दोनों को उन्होंने इकट्ठा कर ले तो खान साहब हैं। और खान साहब के जहन में रेवोल्यूशन बैठा हुआ है, इससे काम पे वो नहीं मानते। अब सवाल ये है कि ये जो आ रहे हैं ये सारे, अब यूएस सेनेटर्स आ रहे हैं, कांग्रेसमैन आ रहे हैं, चीज़ें आ रहे हैं, खान साहब उनको क्या दे सकते हैं? इट्स ए बिजनेस। ट्रम्प साहब इज ए बिजनेसमैन। वो उनको कुछ देगी तो मतलब वो दे सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट दे सकती है, फौज दे सकती है, उनके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, हुकूमत दे सकती है। तो खान साहब बेचारे तो जेल में बैठा बंदा किसी को क्या दे सकता है? लेकिन खलासा साहब, ये जो अमरीकी शख्सियात हैं जो भी मुलाकात कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी मुलाकात की, एक धचका खाया, खान साहब ने बात तो सुनी नहीं, जो भी उनकी मुलाकात हुई, जो भी बातें हुई, वो सब एक तरह से ज़ाया ही हुई। वापस से क्या मोटिवेशन है? इतने एडमेंट हैं ये अमरीकी शख्सियात कि वो खान साहब से आके जो है वो यहाँ पर बात करें। अच्छा, मजे की बात थी, जितने भी लोग आके खान साहब की बात कर रहे थे, खान साहब के दोस्त भी थे, हामी भी थे। उन्होंने जब कोई थोड़ी सी दरमियान में SOPs तय करने की कोशिश की, CBM जिनको हम कहते हैं कि थोड़ा सा तो कोई माहौल ठीक किया जाए ना, तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो खबरें आ रही हैं अब तक हमने पढ़ी हैं, जो देखी हैं, सुनी है, कि उन्होंने कहा जी पहले तो ज़रा सोशल मीडिया की अपनी जो टीम्स हैं उनकी ज़रा वो देखें, वो तो दिन रात गाली गलोच ट्रेंड चला रहे हैं, जो कि बात उनको समझ आई कि अगर हमने बात आगे चलानी है तो वो करके देखें। उन्होंने जो ही ये थोड़ी सी बातचीत की है, साथ में उनको गालियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं। वो भाई आपके वो हमदर्द हैं आपके, अगर उनको एक्सेस मिल गई है, ये तो हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट जो है ये तो किसी की बात नहीं, ये तो खान साहब का नाम नहीं सुनना चाहते थे। भाई सम हो आपके सिंपथाइजर हैं, आपके लोग हैं, आए हैं यहाँ पे, उनको एक्सेस दी गई है, उनको मिला गया है कि चलें यार अमेरिका बैठे हुए हैं, इनकी बात सुन लें, और उनके साथ कोई गुफ्तगू की गई है तो थोड़ी सी स्पेस तो दे दें। अभी वो निकले नहीं है वहाँ से, उसके बाद उन पे वो ट्रेंड चलना शुरू। जो इनके 6 यार दोस्त आए थे हमदर्द, विद इन सेकेंड्स इन्होंने उनको वो कर दिया, उनको अपना मुखालिफ बना दिया और उनको प्रो एस्टेब्लिशमेंट बना दिया। उन्होंने बात तो ठीक है थी एस्टेब्लिशमेंट, ये खान साहब के जो हामी है या इनका ट्विटर है, सोशल मीडिया, ये तो किसी कोई शरीफ आदमी की इज्जत पकड़ी तो रहने नहीं देते। ये सारा मसला ज़बान का है, वो सियाने नहीं कहते थे, वो कहते ज़बान ही होती है जो तख्त पे भी ले जाती है, तख्ते पे भी ले जाते हैं ना। हाउ यू यूज इट, योर लैंग्वेज, यही करने वाला काम है। जिस बंदे ने बात की है थोड़ी सी भी खान साहब से हट के या उनके उसके अगेंस्ट, हो सकता है वो गलत हो, खान साहब ठीक हूँ,
उसकी इज्जत महफूज नहीं रही इस मुल्क में भी, इस मुआशरे में भी, और उसके ना उसके चीज़ों में। उसने सुना नहीं था, पलवश शाह साहब हमारे शो में थी, उन्होंने कहा एक दौर में ठीक है हम भी लड़ते भिड़ते थे, पीपल्स पार्टी वगैरह सारा सब कुछ होता था, लेकिन इस तरह नहीं होता था कि घरों में घुस जाएं, गालियां दें, माँ बहन जो आपको लगे, आपके जो मुंह में आए आप उसमें कहते रहें। नुकसान किसका हो रहा है? वो आपके खान साहब का हो रहा है। जो सिंपथाइजर थे वो सिंपथाइजर भी साइड पे हो गए कि नहीं जनाब कि इसका मतलब है कि खान साहब की तो पूरी पार्टी ऐसे करती है। तो इसका ये मतलब ठीक है कि जो सुनने में आता है कि ऐसे चंद एलिमेंट्स हैं जो चाहते ही नहीं हैं वो खान साहब के इर्द गिर्द ही, जो चाहते ही नहीं है कि खान साहब जेल से बाहर आएँ, क्योंकि हर दफ़ा जब कोई ऐसी बात होती है, कोई मज़ाकरात की, जो आपने कहा कि उनके सिंपथाइजर्स कोई बात आगे लेके चलना चाहते हैं, तो ये मामला वहीं जो है वो ख़त्म हो जाता है किसी ना किसी वजह से। आई डोंट बाई दैट। हालांकि मैंने इस पर लिखा भी होगा, हो सकता है मैं आर्गूमेंट आपका जो आप जब बता रही हैं भाई ये है कि वो मतलब बाहर बैठे हुए जो इल्ज़ाम लगता है, जो यूट्यूबर्स बैठे हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, जो उनके मफाद में है कि डॉलर कमाते रहें और खान साहब जेल में रहें, और खान साहब तुसी छेकड़ी हो, तुम्हारे बात क़यामत है, यू आर द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, लास्ट मैन स्टैंडिंग, ब्रेव हार्ट, मैवरिक, तुम्हारे बात आप डटे रहें, डट के खड़ा है कप्तान, आपने झुका है ना बिका है, ये नारा लगा ही रहे। और आपको याद है एक वहाँ खतून पहुंच गई थी अलीमा खान साहबा के पास से 2-1 महीने पहले, हमने शो भी किया था शायद उस पर। उस खतून ने कहा अलीमा खान साहबा को रोते, उसने कहा खान साहब को कहें कोई इनसे डील शील ना करें, उन्होंने कहा फांसी लग जाए। ये कहा है उन्होंने कि भुट्टो साहब को लग गई थी तो क्या हो गया था, खान साहब ने नहीं बिकना झुकना, खान साहब ने बात नहीं करनी, और वो मना रहे हैं उनको। हो सकता है किसी ने भेजी हो कि जहां जी खान को पक्का करें फांसी लग जाओ। ये ऐसे भी मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं कि खान को क्या फांसी लग जाए, भुट्टो साहब भी लग गए तो क्या हो गया था, अभी भी क्लिप चलाया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे मोहब्बतें भी पड़े जो खान साहब को देखते हैं कि ना वो लग जाए। लेकिन क्या खान साहब की उम्र माशाल्लाह इस वक्त बढ़कर 75-76 साल में आपको समझ नहीं है कि मेरे मफादात क्या हैं? अगर आपको 4 बैठे हुए बहर बंदे, कोई मेरे जैसे कोई 2-4 कोई कम अकल टाइम में अपनी बात करूं, बाकी सारे शाने हैं इसमें, अगर मैं आपको ऐसे कोई गलत मशवरे दे रहा हूं जिससे आपकी मिजरीज में इजाफा हो रहा है, तो फिर द फॉल्ट लाइज एट योर एंड। आपको अपना मफाद देखना चाहिए, अपनी चीज। अब वोट बैंक बढ़ रहा है, वही वोट बैंक बढ़ रहा है, पावरफुल जो समझदार सियासतदान होता है वो वोट बैंक को कैश करवाता होता है इनटू पावर। और हमें ये ना कहानी समझाएं कि आप इनकलाबी हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं, इनकलाबी फिर फौज वगैरह से बातचीत भी नहीं करते, वो महमूद अचकज़ई को भी अपना वो नहीं लगाते, वो कि जाएं जी फौज से मुज़ाकरात करें। आज़म सवाती साहब को जिनकी बाबर रहमान साहब की सिफारिश पे मुलाकात हुई थी, उनकी जनाब वो करवा रहे हैं कि वो फिर उनके जिम्मे भी नहीं लगाते, वो फिर माओ की तरह और फिर ये लेनिन और बाल्शेविक, स्टालिन और ट्रॉट्स्की टाइप वो फिर और कुछ चीजें होती हैं। फिर आप वो नहीं है, आपको भी पावर चाहिए, आपने भी उसी तरीके से आना चाहते हैं जिस तरीके से आप मतलब दूसरे पावर में आते होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि 4 यूट्यूबर कह देते हैं, 6 इन्फ्लुएंसर कह देते हैं, मीडिया पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल जाता है और खान साहब रिवर्स गेयर लगा लेते हैं। तो देन तो फिर आप कैपेसिटी के इश्यूज हैं, फिर कंसिस्टेंसी आप उनको इस्तेमाल करें ना। यू आर ए लीडर। आप अगर ये सोशल मीडिया के कैदी बन चुके हैं, 4-5 यूट्यूबर मेरे जैसों के कैदी बन चुके हैं, आप मुझे सुनते हैं, 6 और लोगों को सुनते हैं, फिर ओपिनियन बनाते हैं कि हाँ यार ये ठीक है यार, मुझे 6 महीने जेल में बैठा, मैं नहीं बात करता, बिना से होती तो सारे अमेरिकन टिकट फड़ो तो वापस जाओ। तो देन द फॉल्ट लाइज एट मतलब माय एंड कि मेरे अंदर फिर कैपेसिटी के इश्यूज हैं। बड़ा खान साहब जो है ना डट के वो खड़े हुए हैं, खान साहब का वोट बैंक बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। लेकिन ये मतलब दिन होते हैं, आप अपनी इस एज में आप आते हैं, मतलब पॉलिटिक्स करते हैं, बहर जिंदगी गुजारते हैं, थोड़ा सा नौजवान यूथ को आपके वो करते हैं। बहरहाल देखते हैं कि ये अमरीकी शख्सियात जो है जो एक्टिव नजर आई हैं, ये खान साहब के लिए जो है लेकिन उस पर भी नाराज है, उनकी तस्वीरें आर्मी चीफ के साथ छप गई हैं, कौन उस पर भी नाराज हैं। वो ये यूट्यूबर्स जो इनके सोशल मीडिया सारा सोशल मीडिया जो है वो नाराज है, उनको भी गालियां सबको हो रही हैं, उनकी तस्वीरें छप गई, इनका मतलब उनको भी ट्रीटमेंट हो रहा है जो बाकियों को मिलता है, जो पाकिस्तान वालों को मिलता है। बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद जो है एक अहम स्टोरी डिस्कस करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इस पर हम एक्सक्लूसिव तफसीलात लेंगे अमीर हमजा से, जो कि मस्कत में मौजूद हैं और वहाँ पे रहते हुए वो बड़ा क्लोजली जो है वो इन मुज़ाकरात को मॉनिटर कर रहे हैं। तो उनसे हम एक्सक्लूसिव डिटेल लेंगे अमीर हमजा से कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात का जो अमल जारी है वो किस तरह इस वक्त जारी है और इसकी क्या अहमियत है। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे, एक्सक्लूसिव तफसीलात हम जानेंगे। मस्कत से हमारे साथ मौजूद हैं अमीर हमजा साहब, माहिर हैं मशरक़ वस्ता अमूर पे और चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पाकिस्तान स्कूल सिस्टम ओमान के। इनसे बात करते हैं क्योंकि ये वहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं क्लोजली जो इस वक्त हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
जी बहुत शुक्रिया मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हमजा साहब बताइएगा, इस वक्त मुज़ाकरात का एक राउंड हो चुका है अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में। इन मुज़ाकरात को कैसे देख रहे हैं और क्या अहमियत है इनकी? जी आपका बहुत शुक्रिया जी। क्लासरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने इस मौजू पर बात करने के लिए इनवाइट किया जी। ये बिल्कुल ये मुज़ाकरात एक निहायत अहम और बरवक्त पेशरफ्त है, जिससे जो मशरिक़ वस्ता अभी इस्तिराब का शिकार है। एक तरफ रूसियों के खिलाफ यमन में अमरीकी बमबारी जारी है और दूसरी तरफ जो है वो गज़ा पर इसराइली, और ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त है वक्त के एतबार से जी। और जो इस बात का सबूत है कि सिफारतकारी अब भी तनाज़ात के हल के लिए जो है वो एक मौसर किरदार अदा कर सकती है। ये 12 अप्रैल को जो मस्कत में बातचीत हुई है बिलवास्ता ओमानी, जो ओमान में जो ओमान के वज़ीर ख़ारजा है उनके घर पर ये एक जो है वो बातचीत का एहतमाम किया गया। ये बिलवास्ता मुज़ाकरात थे। एक कमरे में जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे और दूसरी तरफ जो अमेरिका के जो मबूस ख़ास हैं डोनाल्ड ट्रंप के वो थे। और ये बिलवास्ता मुज़ाकरात का एक तसलसल है जो 2009 से ओमान में शुरू हुआ था अमेरिका और ईरान का, तो उसका ये दूसरा दौर हुआ है जी। ओमान ने एक बार फिर भी खामोश लेकिन एक इंतहाई मौसर सालसी का किरदार अभी अदा किया है, और ये तवक्को की जा रही है कि ये एक ब्रेक थ्रू होगा और 19 अप्रैल को उसका दूसरा राउंड जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान वो भी मुतवक्के है जी। जी, तो ये मुज़ाकरात, ये पहला राउंड जो है वो कंक्लूड हुआ, तो किस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आई? जी उसमें जो आपको पता है कि एक अहम तनाज़ा है जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है, उस पर पाबंदियों पर की जुज़वी नरमी पर बातचीत की गई, और जो खबरें सुनने में आ रही हैं उसके बदले में अगर अमेरिका जो है वो ईरान पर जुज़वी जो है वो नरमी करता है उसके जौहरी हथियारों पर, तो उसके बदले में ईरान ने जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर की भी पेशकश की है। ये एक तो मुसद्दक़ खबर है के साथ उनके जौहरी हथियारों पर बातचीत के लिए नरमी होती है और इक़्तिसादी पाबंदियां हटती हैं, तो उसके बदले में बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान तैयार है जी अमेरिका के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी में। और ईरान ने अपने दिफाई और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म की भी बातचीत से मुकम्मल तौर पर इनकार किया है जी। तो ये अमेरिका की जानिब से, जैसे हम यूजुअली हमने पहले भी देखा था कि एक कंप्लीट जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, इस किस्म की डिमांड जो है वो भी आ सकती है या फिर आ रही है, लेकिन ईरान इस पे राज़ी नहीं होगा। क्या अब भी यही सिचुएशन है या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इस हवाले से दिखाई जा सकती है? जी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ईरान की तरफ से ये दिखाई जा रही है कि जो उनके एटमी हथियार हैं उस पर वो कुछ राज़ी हुए हैं कि वो अगर अमेरिका उन पर इक़्तिसादी सरगर्मियों पे जो उनकी मुआशी पाबंदियां हैं उनको हटाए और उस पर वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जो उनका दिफाई मिसाइल सिस्टम है जौहरी हथियारों से हट के वो उस सूरत में उस चीज़ पर मुकम्मल बातचीत से इनकार कर रहे हैं कि हम इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जी। और बदले में जो यमन की सूरत हाल है जहाँ पर जो आपको पता है कि जो हुसी हैं वहाँ पर एक जिसको ईरान की मुकम्मल हमायत है, जो खलीजी ममालिक में एक बहुत बड़ा जो है वो इस्तिराब है, उनको लेकर के अमेरिका ने हालिया दिनों में उन पर बमबारी की, और वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसने हुकूमत को और जो इस्लामिक ब्लॉक था सऊदी अरेबिया की ज़ेरे क़यादत जो उनको बड़ा टफ टाइम दिया है बड़े सालों से। अभी अमेरिकी बमबारी की भी जो अभी रिसर्च की स्टार्ट हुई उन पर उसको लेके भी ईरान जो है वो काफ़ी परेशान है, और जो शाम में बदलती जो उनकी तईद हुकूमत थी बशारुल असद की वो भी तब्दील हो गई, अब वो भी एक नया मुकम्मल एक दूसरा ब्लॉक है जी। तो ईरान के लिए अभी काफ़ी मसाइल हैं मशरिक़ वस्ता में, लिबनान को लेके, यमन को लेके, फिर शाम को लेके। तो अब उनके मेरे ख्याल से उनके पास अभी ये बेहतरीन मौका है कि जो एक ऐसा सालिस जो ईरान के साथ भी बड़ा अच्छे ताल्लुकात रखता है जी और अमेरिका के साथ भी उनके बड़ी अच्छी इक़्तिसादी शराकतदारी है ओमान की, सुल्तान हैसम साहब की क़यादत में ओमान ने फिर एक दफ़ा प्लेटफॉर्म दिया है दोनों ममालिक को, ताकि अगर ये दोनों ममालिक के मामला बेहतर होते हैं जी तो मशरिक़ वस्ता में जो एक जंग और खून का खेल बहुत सालों से जारी है वो ख़त्म हो सकता है।
ठीक जी जी अमीर हमजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया मस्कत से हमें बरह रास्त। सर, आपकी बातों से लग रहा है जो कि रियलिस्टिक भी हैं कि इस वक्त ईरान की वो पोजीशन नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा इन मुज़ाकरात से फैच कर सके, कोई अपनी टर्म्स पे, अपनी कंडीशंस पे जो कुछ अर्सा पहले हमें नज़र आती थी, जो आपने बताया लेबनान का बताया, शाम की, यमन की सारी सूरत हाल जो है वो कुछ पिछले 1 साल में बहुत सारे हालात बदले हैं। तो ईरान मतलब मिनिमम किस चीज़ पर राज़ी हो जाएगा? आप बता तो रहे हैं कि वो कुछ न्यूक्लियर पर तो राज़ी हो रहा है, आप बता रहे हैं, तो वो उस मिसाइल सिस्टम पे नहीं होगा जिस पे अमेरिकन को यकीनी तौर पर ज़्यादा कंसर्न्स होंगी कि वो इसराइल तक मार कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा? वही नतीजा होगा बैक टू स्क्वायर वन जो पहले हुआ था, मुज़ाकरात का नतीजा निकला था और कोई बहुत बड़ी कोई बिग डेवलपमेंट नहीं हो सकी थी, ब्रेक थ्रू। जी सर, जो इसमें एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि सऊदी अरब ने इन मुज़ाकरात की जो ओमान मेज़बानी कर रहा है, इन जो बातचीत चल रही है उसका बड़े अच्छे तरीके से उसको मुस्बत देता है, उसका खैर मकदम किया है। और ईरान के लिए जितने भी अभी से नहीं है, ये बड़े पिछली कई दिहाइयों से उनके लिए इक्तिसादी और मुआशी मसाइल पाबंदियों की वजह से जारी है। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है जी, जो उन्होंने आज जो हमें खबरें आई हैं, जो 12 तारीख परसों 2 दिन पहले उनके जो मुज़ाकरात हुए हैं कि वो अपनी जो शनाख्त है या कौमियत है उस पर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है। और दूसरा जो उनका दिफाई मिसाइल सिस्टम है जी, जौहरी हथियारों पर वो मजबूरन वो राज़ी होंगे जी, वो भी उसके बदले में उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं कि हम पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ उनको हटाया जाए और हमारे साथ जो है वो इक़्तिसादी शराकतदारी की जाए। जिस तरीके से अमेरिका खलीजी ममालिक के साथ शराकतदार है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो इसके बदले अगर अमेरिका तैयार होता है जी इनके साथ शराकतदारी पे, तो उसके बदले वो शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं जौहरी हथियारों पे। लेकिन जो 2 चीज़ें हैं, एक ईरान की जो अपनी शनाख्त है जो वो खित्ते में बरकरार रखना चाहता है हर सूरत, और उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने रखी भी है जी। आपने देखा कि यमन में अभी भी उनकी हमायत याफ्ता एक ग्रुप जो है वो उसको अभी भी वो आधे यमन पर उनका कंट्रोल है। इसी तरीके से आप इराक में देख लें, लेबनान में देख लें, लेबनान में भी वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है हिज़्बुल्लाह। लेकिन ये इन सारे मसाइल के बावजूद वो अपनी, मुझे ये लगता है कि वो अपनी बात मनवाने में किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। आप जो हमने देखा है इस पे ये खित्ते में, जैसे आप बता रहे हैं कि ईरान को कोई ऐसा कोई उनका कोई मुल्क कोई उनके साथ अलायंस या सपोर्ट सबके साथ तकरीबन ईरान के मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, मासी मेरा ख्याल ओमान के अलावा बाकी तो हर जगह पे उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो ईरान कितनी देर तक सस्टेन कर सकेगा कि इसराइल के साथ भी साफ ज़ाहिर है उनके प्रॉब्लम है, उन दोनों ने एक दूसरे पे ड्रोन अटैक्स वगैरह भी किए। फिर अमेरिकन ने हमने देखा है कि उन्होंने ट्रम्प साहब ने भी थ्रेट किया है, कुछ उन्होंने यमन पे बम्बारमेंट भी की है। तो और उनकी पोजीशनिंग भी वीक हुई है शाम में, जैसे हम देख रहे हैं लेबनान में, दीगर चीज़ों में जो प्रॉक्सीज वगैरह थी। तो कितनी देर तक सस्टेन कर सकते हैं इस पोजीशन को जो इस वक्त उसने रखी हुई है अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते? सर माशाल्लाह, आप आलमी सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आप बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। अमेरिका ने जो बमबारी की है हौसलों पर, वो तो उन्होंने सिर्फ चूँकि अभी डोनाल्ड ट्रंप अभी ताज़ा इक़्तिदार में है और वो अजीब व गरीब उनके जो है ना उन्होंने माशी धमाके भी किए हैं, जिसका पूरी दुनिया में आपने स्टॉक एक्सचेंज को गिरते भी देखा। और जस्ट उन्होंने अपनी खलीजी ममालिक को प्रेजेंस शो किए। मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि अमेरिकन ने इसीलिए ही उनको अपना प्रेसिडेंट बनाया है कि वो जो बाइडन, बिल क्लिंटन, ओबामा की तरह हट के वो हैं, बिल्कुल मतलब मुख्तलिफ किस्म के हैं। आपने लफ्ज़ यूज़ किया अजीब व गरीब, इसीलिए अमेरिकन को पसंद है वो असल में जब पिछली दफ़ा भी वो बरसरे इक़्तिदार थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खलीजी ममालिक से जो है वो इन्वेस्टमेंट ली थी। इस दफ़ा भी जो हुसी है वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं दिफाई एतबार से जी। उन्होंने जितने भी जो बहर अरब से गुजरने वाली जो जितनी भी ये तिजारती ख़ास तौर पर जो इसराइली और अमेरिकन बहरी जहाज थे, जो कार्गो शिप्स थी, उन पर उन्होंने बराह रास्त अटैक किया जी। और उनकी जो है वो प्रेजेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग और मैटर करती है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा जी खित्ते का तवाज़ुन बिगड़े, और एक तरह से वो ईरान को प्रेशराइज भी करते हैं और उन पर दबाव डालते हैं, कभी हुशियों पर हमला करते हैं या किसी दूसरी जगह ताकि ईरान कमज़ोर हो। लेकिन हम ये पिछली कई दहाइयों से सर देखते रहे हैं कि ईरान को इतना उस तरीके से कमज़ोर नहीं करेंगे कि खित्ते का तवाज़ुन बिगड़ जाए।
क्योंकि आपको पता है कि ट्रम्प जो है वो एक कारोबारी जहनीत का बंदा है। उन्होंने बैलेंस रख के खलीजी ममालिक के साथ भी उनको भी अपने हथियार बेचने हैं, उन्होंने अपना दबाव भी बरकरार रखना है। तो मेरे ख्याल से ये एक दबाव है जो उनका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का अभी कुछ अरसे के बाद खलीजी ममालिक का भी एक दौरा भी मुतवक्के है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है और शायद बहरीन या यूएई में उसका दौरा है। तो उस दौरे से पहले, उस विजिट से पहले वो कुछ इस तरीके की शायद जो स्ट्रेटेजिकली या इस तरह कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, जिसमें वो इनको बताना चाहते हैं जी कि हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं या खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी कितनी अहम है। तो वो तो हमेशा से इन चीज़ों को दबाव में ला के वो बैलेंस करके अपने मफादात। अमीर हमजा, आप ये कह रहे हैं, आपकी बातों से तस्वर मिल रहा है, मे बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी, कि इसका मतलब अमेरिका और ईरान दे आर ऑन द सेम पेज कि हमने जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उन पे ज़रा हमने थोड़ा सा दबाव रखना है। ईरान को भी सूट करता है और अमेरिका को भी सूट करता है। ईरान की अपनी एक हज़ारों साल के उनके मसाइल हैं अरबी अजमी के, जो हम सबको पता है। तो अमेरिकन को यहाँ से, जैसे आपने कहा सऊदीज़ हों, कतर हो या दीगर यहाँ खित्ते दुबई वगैरह, वहाँ से बिज़नेस मिलता है, उनका असला बिकता है, सो इसलिए उनको ईरान की ज़रूरत है। फिर तो ईरान और अमेरिका के आर दे ऑन द सेम पेज? ये नहीं कह सकते जी कि सेम पेज पे हैं। अगर सेम पेज पे होते तो इसराइल जो है वो शाम में, सीरिया में गवर्नमेंट ख़त्म ना होती जी, जो उनकी हमायत याफ्ता थी। वो एक दूसरे के एक साथ पेज पे नहीं है जी, लेकिन वो तो इसराइल की वजह से, मेरा ख्याल है वो शायद इसराइल की वजह से कि खलीजी, खैर इसराइल की वजह से। जी जी, आपसे फिर करते रहेंगे, मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम का। जी, अच्छी बात हुई आपसे। जी अमीर हमजा साहब, थैंक यू सो मच। हमें जो है बराह रास्त इन्होंने ज्वाइन किया मस्कत ओमान से, जहां पर जो है बड़े अहम मुज़ाकरात जारी हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक अहम इशू पे, अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में जो है वो मुज़ाकरात जारी हैं। फर्स्ट राउंड जो है वो हो चुका है। लेट्स सी कि किस करवट ये मुज़ाकरात बैठते हैं। पहले भी जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2018 में आई थी तो उन्होंने ये जो पैक्ट था 2015 का, उससे पुल आउट कर लिया था और उन्होंने जो है बेतहाशा सैंक्शन जो है वो ईरान पे लगा दी थी। लेकिन उसी दौरान ईरान ने अपना यूरेनियम प्रोग्राम जो है, यूरेनियम स्टॉक जो है, उसमें खातिर खा जो है वो इजाफा कर लिया है और कहा जाता है कि वो 60% जो है वो स्टॉक पाइल पहुंच चुका है। अब ट्रंप ने जैसा कि पहले दावा किया था कि वो एक नई और बेहतर डील जो है वो लाना चाहते हैं ईरान के साथ। अब ये मुज़ाकरात जो है वो ओमान में जारी हैं। लेट्स सी कि इसका नतीजा क्या होता है। ऑब्वियसली यूएस और ट्रंप की तरफ से जो डिमांड रखी गई है वो यही होती है कि वो कंप्लीटली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो हॉल्ट कर दे, लेकिन ईरान जो है वो इस पर अग्री नहीं करेगा। दोनों पार्टीज जो हैं वो किन चीज़ों पर मानेंगी और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी सिर्फ पहला राउंड जो है वो हुआ है मुज़ाकरात का। आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।